हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स का पहला पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं हिस्ट्री का ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को सोल्यूशन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये ऐसा वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को सोल्यूशन तक देख लिए तो हिस्ट्री से जितने भी मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गारंटी है कि सभी क्वेश्चन आज की इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये दोस्तों, पहला सवाल है हमारा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, तुर्की एक ऐसा देश है जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके बाद में है कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हो गया था। तो बात है मई 1848 ईस्वी में, जब मेटरनी का पतन हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन की पुनर्स्थापना जो थी वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब बुर्बो वंश हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में अगला सवाल है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस क्रांति के साथ हुई थी। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था ना, वो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि कौन सा देश इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था। इस सवाल को मैट्रिक एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, वह कौन ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख बाधक था। तो वह देश का नाम है ऑस्ट्रिया। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑस्ट्रिया हो जाएगा। उसके बाद में अगला दो सवाल आप सभी को ऐसे बताने जा रहे हैं जो सभी किताबों में इसका आंसर कन्फ्यूज है। आज मैं इन दोनों क्वेश्चनों का बिल्कुल सही जवाब आप सभी को बताने वाला हूं। सवाल हमसे ये पूछा जाएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। याद रखिएगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। उसके बाद में ही जालवेरिन किस प्रकार की संस्था थी। बहुत सारी किताब में इसका क्रांतिकारियों को दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जालवेरिन जो संस्था थी ना, वो व्यापारियों की संस्था थी, ना ही क्रांतिकारियों की। तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब व्यापारियों की हो जाएगा। अगला सवाल है एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो दोस्तों, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ रूस ने किया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को कौन सा पद पे नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित किया था, नियुक्त किया था। उसके बाद में अगला सवाल है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत सारी किताब में किसान, जमींदार और उसके बाद में नाविक ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब नाविक होगा। गैरिबाल्डी का जो काम था ना, वो नाव चलाना अर्थात नाविक का काम किया करता था। उसके बाद में है इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों, बिस्मार्क के द्वारा ही रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब बिस्मार्क हो जाएगा। उसके बाद में है कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा था। तो यूनान एक ऐसा देश है जिस देश का साहित्य एवं ज्ञान तथा विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पीडीएफ वाले सेक्शन में चले जाइएगा और पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर सभी पीडीएफ को फ्री में तथा कुछ पेड पीडीएफ भी है जिसे आप आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण के साथ हुई थी।
उसके बाद में अगला सवाल है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो दोस्तों बात है सेडान युद्ध की, जो 1870 ईस्वी में हुई थी। तो यही सेडान युद्ध के बाद ही तुरंत उसके बाद जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। तो सवाल मैट्रिक एग्जाम में हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेडान का युद्ध किस देशों के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, फ्रांस और प्रशा दो देशों के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। और कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था? तो याद रखिएगा, सेडान का युद्ध के बाद। उसके बाद में है कि यंग इटली, जिसको यंग यूरोप भी बोला जाता है, की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली या यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। सवाल मैट्रिक एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने कब किया था? तो याद रखिएगा, 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा यंग इटली नामक या यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है, मेटरनी का पतन किस वर्ष हो गया था? तो मार्च 1848 ईस्वी में मेटरनी का पतन हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब मार्च 1848 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा नेपोलियन जो कोड था ना, वो 1804 ईस्वी में पूरे यूरोप में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1804 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में सवाल में है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था ना, वो मेटरनिक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद में है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? काफ़ी सिंपल सवाल है कि हंगरी की जो राजधानी है वो कहाँ है। याद रखिएगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब बुडापेस्ट हो जाएगा। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। और हंगरी की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, हंगरी की भाषा का नाम क्या है? तो मैग्यार है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और हंगरी की भाषा मैग्यार। उसके बाद में है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो गया था? तो बात है फ्रैंकफर्ट संधि, जो 1871 ईस्वी में की गई थी। इसी संधि के द्वारा ही जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। और 1871 ईस्वी में ही फ्रैंकफर्ट नामक संधि की भी स्थापना हुआ था। उसके बाद में है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री बना था? तो गीजो जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। तो क्वेश्चन का सही जवाब फ्रांस होगा। उसके बाद में है कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से आप जान गए हैं कि सेडोवा अर्थात सेडान का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच सेडान का युद्ध बोला जाएगा। तो क्या होगा? ऑस्ट्रिया नहीं होगा, फ्रांस और प्रशा के बीच होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि हंगरी की भाषा क्या है? तो मैग्यार है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान में एक बहुत ही बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, जिसमें तुर्की नामक देश को बहुत बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब तुर्की हो जाएगा। उसके बाद में है कि इटली का एकीकरण कब हो गया था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1871 ईस्वी हो जाएगा। याद रखिएगा, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था और फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में है कि कोसुथ कौन था? यहाँ पे देख लीजिए, कोसुथ कौन था? तो ये हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। हंगरी के एक राष्ट्रवादी नेता का नाम है कोथुन। दोस्तों अभी तक आप जितना भी क्वेश्चनों को देख लिए हैं वो सभी क्वेश्चन कक्षा 10वीं हिस्ट्री के पहले चैप्टर से लिया गया था। अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो सभी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम होगा समाजवाद एवं साम्यवाद, उसी चैप्टर से हम लोग आगे की क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सवाल पहला ये है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जितने भी सम्राट होते थे, जितने भी राजा होते थे, जितने भी शासक होते थे, उन सभी राजा अर्थात सम्राटों को जार कहा जाता था। तो पूछा जाएगा कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो आसान भाषा में बता सकते हैं, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। उसके बाद में है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1818 ईस्वी हो जाएगा।
चूँकि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। उन्होंने 1866 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किया था। ठीक है, और यही जो दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है वो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल हमसे ये पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग है, पहला इस्तेमाल है, वो कहाँ किया गया था। तो ये रूस में किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब रूस होगा। उसके बाद में है कि 1927 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। नवंबर 1927 में रूस में पहली क्रांति हुई थी, जिसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब फरवरी क्रांति हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। याद रखिएगा, लाल सेना का गठन ट्रास्टकी ने किया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ट्रास्टकी हो जाएगा। उसके बाद में है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वार एंड पीस पुस्तक नामक पुस्तक की रचना टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में हो गई थी। तो यहाँ पे आप मृत्यु जान गए। उसके बाद में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति भी अपनाई गई थी, लागू की गई थी। तो सवाल हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। उसके तुरंत 3 से 4 साल बाद 1924 ईस्वी में लेनिन की मौत हो गई। उसके बाद में है कि दुनिया के मजदूर एक हो, ये किसका कथन है। काफ़ी मज़ेदार सवाल है। दुनिया के मजदूर एक हो, ये किसका कथन है। तो ये कार्ल मार्क्स का कथन था। उसके बाद में है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद में है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। जैसा कि हम आप सभी को बता ही चुके हैं कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है, जिसके रचनाकार कार्ल मार्क्स स्वयं है। ठीक है, जो 1864 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। उसके बाद में है कि द मदर के लेखक कौन है। द मदर के लेखक कौन है। तो ये है मैग्निज्म गोर्की। उसके बाद में है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक अगर मानने की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उसके बाद में है कि यूटोपियन या यूरोपियन भी बोल सकते हैं। यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन और ग्रेट ब्रिटेन था। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा मैट्रिक एग्जाम में कि इनमें से कौन सा यूटोपियन समाजवादी था। और यहाँ पे जो 4 व्यक्तियों का नाम देख रहे हैं, ये हो सके तो 3 व्यक्ति का नाम देगा और ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी, या ये चारों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति का ही नाम ऑप्शन में देखने को मिलेगा। चारों व्यक्तियों का नाम याद रख लीजिए, सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन और ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद में है कि रूस में कृषि दासता कब अंत हुआ था। यानी रूस में कृषि दासता कब अंत हुआ था। तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम में कुछ इस प्रकार से बोल दिया जाता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो उससे वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 1861 ईस्वी होगा। यानी कृषक दास प्रथा को ही कृषि दासता कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल में बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1927 की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी को मालूम होगा, लेनिन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम पड़ा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो सवाल हमसे ये पूछ सकता है कि बोल्शेविक ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला सवाल है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स हैं। और ये जो दोनों हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक ग्रंथ था, ठीक है,
जिसकी रचना 1845 ईस्वी नहीं बल्कि 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल के द्वारा किया गया था। उसके बाद में है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी और तथा कहाँ की गई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में लंदन में की गई थी। याद रखिएगा 1864 ईस्वी में, कहाँ पे, तो लंदन में। उसके बाद में है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी तथा कहाँ की गई थी। तो प्रथम हुआ था 1864 और दूसरा हुआ था 1889 ईस्वी में, और ये जो स्थापना हुई थी ये पेरिस में हुई थी। इसके बाद में अगला सवाल मेट्रिक एग्जाम में भी पूछा जा चुका था कि सोवियत राष्ट्र का विघटन कब हुआ था। ये सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था। तो 1991 ईस्वी में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद में आज का अगला सवाल है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो कार्ल मार्क्स है, जो 1864 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल, चेका का गठन किसने किया था। याद रखिएगा कि चेका का गठन लेनिन के द्वारा किया गया था, जो एक प्रकार का विशेष पुलिस दस्ता था। सवाल हमसे ये भी पूछा जा सकता है चेका क्या है। तो याद रखिएगा चेका एक प्रकार का विशेष पुलिस दस्ता था। उसके बाद में है कि लेनिन का उत्तरदायी कौन बना था। तो जैसे लेनिन का मृत्यु हो गया था ना, तो उसका उत्तराधिकारी उत्तरदायी कौन बना था। तो ये स्टालिन बना था। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्टालिन। उसके बाद में है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु आपने जाना पिछले क्वेश्चन के माध्यम से, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी, और 1953 ईस्वी में लेनिन के उत्तरदायी रखने वाले व्यक्ति स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। तो सवाल बोला गया है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। तो बात है 1870 ईस्वी में, जब पूरे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1870 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आप सभी को बता दिए हैं कि नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई थी, और ये कब लागू की गई थी तो बता ही दिए हैं 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1921 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था, अर्थात जार कौन था। तो जार कहा जाता था रूस के सम्राट को। तो जब रूस में क्रांति हो रहा था उसमें रूस का शासक जो था ना, उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, जिसकी पत्नी का नाम क्या थी, तो जरीना था। उसके बाद में है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, जिसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम लेनिन है। उसके बाद में है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। याद रखिएगा अप्रैल थीसिस जो है वो किसने तैयार किया था। तो लेनिन के द्वारा ही तैयार किया गया था। जो नवंबर 1917 ईस्वी क्रांति हो रही थी, उसी क्रांति में इसका इस्तेमाल करने के लिए लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस तैयार किया गया था। उसके बाद में है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीकरण क्या था। तो देखिए क्या हुआ था कि 1917 ईस्वी में जो रूस की क्रांति हुई थी ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भयंकर हार हुई थी। यही कारण था कि नवंबर 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति का रूप ले लिया था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये 1914 से लेकर 18 तक चला था, जिसमें पूरे विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। यही कारण था कि 1917 ईस्वी में रूस ने एक क्रांति का रूप धारण कर लिया था। अगला अब सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, ये हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर से सभी सवाल लिया जाएगा। तो सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। याद रखिएगा हिंद चीन में 3 ऐसे देश हैं जो हिंद चीन के प्रमुख उदाहरण हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मिलाकर हिंद चीन कहा जाता है। और आपके मॉडल पेपर में भी ये सवाल को पूछा गया था कि इनमें से कौन सा देश हिंद चीन के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा ये तीनों देश आता है, और डी में कोई भी देश देगा वो नहीं आता है। ठीक है। अगला सवाल है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। आप सभी को मालूम होगा कि हिंद चीन जो क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं
वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो ये हिंद चीन में बहुत सारे फ्रांसीसी आकर बस गए थे और वो भी पहले जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार के क्रम में आए थे और धीरे धीरे हम लोगों पे शासन कर रहे थे, उसी प्रकार से जितने भी फ्रांसीसी थे ना वो हिंद चीन में व्यापार करने के बहाने घुस गए थे और वहाँ पे जाकर शासन कर रहे थे। तो ये जितने भी हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी थे ना, इन सभी को कोलोन कहा जाता था। याद रखिएगा, कोलोन कहा जाता था। उसके बाद में है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नरोत्तम सिंहानुक जो है वो कंबोडिया के शासक थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब कंबोडिया हो जाएगा। और कंबोडिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, कंबोडिया का आधुनिक नाम कंपुचिया है। उसके बाद में है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कई बार मेट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किसने कराया था। वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है, तो वही है कंबोडिया का मंदिर। ठीक है, कंबोडिया का मंदिर जो अंकोर वाट का है। और किसने बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया। और फिर सवाल ये भी बनता है कि आखिर अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें किस हिंदू देवता का पुतला रखा गया है, अर्थात प्रतिमा यानी मूर्ति रखा गया है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? उसमें विष्णु भगवान का मूर्ति रखा गया है। उसके बाद में अगला सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये फान वोई चाओ जो कुआंग डे के नेता थे, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। उसके बाद में है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो हुआ हुआ जो आंदोलन था ना वह एक प्रकार का क्रांतिकारी एवं धार्मिक आंदोलन था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब क्रांतिकारी एवं धार्मिक हो जाएगा। इसके बाद में है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी की बात है जब फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो सवाल यहाँ से दो बनते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो आंसर लिखिएगा 6 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। फिर सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो वैसे स्थिति में फ्रांस एवं वियतनाम क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है कि किस दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल एक ऐसा दार्शनिक था जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। जैसा कि वियतनाम में मैली गांव की घटना तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अमेरिका क्या किया था कि वियतनाम में जो एक मैली नामक गांव था ना उसको घेर कर जितने भी पुरुष थे तथा स्त्री पुरुष एवं जितने भी वृद्ध लोग थे ना उन सभी की हत्या करा दिया था। ठीक है, और जितने भी स्त्री तथा लड़कियां थे उस सबको बंदी बनाकर उन पर कितने दिनों तक दुर्व्यवहार कर रहा था, उसका शोषण कर रहा था, उस पर अत्याचार कर रहा था। और तुरंत उसके बाद में जितने भी बच्चे बूढ़े बच गए थे सभी को घेर कर जान से मार दिया और पूरे गांव में आग लगा दिया, जिसमें एक बूढ़ा बच गया था जो इस घटना को पूरे विश्व में उजागर किया। जिसके बाद में अमेरिका पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव आने लगे और राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम की योजना लागू करनी पड़ी थी। तो उस समय में एक रसेल एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ऐसा दार्शनिक था जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। अगला सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी जब हिंद चीन में युद्ध का जो अंतिम दौर चल रहा था ना उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि निक्सन था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब निक्सन हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे ही हम आप सभी के लिए सभी स्टेट का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का नोट्स बना दिए हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए आप हमें क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन पे मोबाइल एप्लीकेशन पे सभी पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस एप्लीकेशन पे को डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में जाके पीडीएफ वाला सेक्शन को ओपन कीजिएगा और वहाँ से जाके जो वीवीआई का एक यहाँ पे मिला होगा 100% वीवीआई का एक सेक्शन बना होगा, उस वीवीआई वाले पे क्लिक कीजिएगा तो सभी पीडीएफ वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। वहाँ से जाके आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है।
तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।